नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। मैं अपने हाथ में आज एक डस्टर और एक टॉर्च जैसा कुछ लेकर आया हूँ। मेरा एक सवाल होगा, आप उसको मेरे साथ चलते रहिए और मुझे बताते रहिए। सपोज करिए ये एक प्रोजेक्ट है, ये कोई भी एक चीज़ है जो यहाँ आगे से गोल है। सपोज करिए गोल है, ऊपर से थोड़ा चपटा है और नीचे से भी थोड़ा चपटा है। सपोज करिए आप, मैं यहाँ से टॉर्च लगाता हूँ, ये देखिए रोशनी आ रही है टॉर्च, इसको आप टॉर्च समझिए। मैं यहाँ से रोशनी देता हूँ तो यह सामने सरफेस पर सीधे लाइट पड़ेगा। देखिए आप टॉर्च देता हूँ जब, लेकिन आप ये बताइए जो चपटा रीजन है ऊपर, जो क्षेत्र ऊपर चपटा है, क्या उस क्षेत्र पर रोशनी पड़ेगी? ध्यान से देखिए आप, ये देखिए आप, ये रोशनी है टॉर्च और ये है हमारा प्रोजेक्ट। क्या इस पर लाइट पड़ेगी? देखिए मैं पूरा राउंड लगाता हूँ गोल गोल, चारों तरफ इसकी रोशनी फैलती है, तो क्या लाइट पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से झुका दूं, अब आप बताइए, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता रहूं तो देखिए आप बताइए कि ये जो हिस्सा है चपटा, क्या इस क्षेत्र में रोशनी आएगी? ऑब्वियसली आएगी। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या रोशनी ऊपर रहेगी या नीचे पीछे की तरफ रहेगी? बताइए आप। जब यहां से लाइट आ रही है तब रोशनी पीछे नीचे निचले चपटे हिस्से पर, और जब उसके बाद ये हिस्सा सामने आएगा तो यहां पर रोशनी रहेगी। मित्रों आप समझ रहे हैं इस बात को? अब आप सपोज ये सूरज है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा चपटा है। अगर वो 23.5 डिग्री ना झुकी हो तो इस चपटे क्षेत्र पर कभी रोशनी ना पहुंचे। 23.5 डिग्री झुकने की वजह से देखिए इस तरह से कुछ माहौल बन जाता है, देख रहे हैं आप। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पृथ्वी अपनी एक धुरी पर 24 घंटे में राउंड लगा लेती है, और वही पूरा राउंड लगने में उसको 1 साल लग जाता है। ये परिक्रमण गति होती है जो इस तरह से लगती है, और ये परिभ्रमण गति होती है जो अपनी धुरी पर लगती है। ये है परिभ्रमण और ये है परिक्रमण। तो मित्रों आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो हमने बात करी थी कि शुरुआत में देखिए आधे राउंड में यहां पर रोशनी रहती है अगले चपटे हिस्से पर, और आधे राउंड में पिछले चपटे हिस्से पर। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी राउंड लगेगा, ये आप सूरज मान लीजिए इसको, इस तरह के आकार में जब ये रोशनी रहेगी तो देखिए इधर अंधेरा हो जाएगा झुकने की वजह से, क्योंकि 23.5 डिग्री झुका है, इसलिए यहां पर भी आप देखिए ये झुकी हुई है, जिस वजह से रोशनी उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगी। और 6 महीने बाद जब लाइट पड़ेगी नीचे की तरफ तो रोशनी यहां पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं 6 महीने बाद रोशनी दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगी और 6 महीने पहले उत्तरी ध्रुव पर। तो आप पृथ्वी के झुकाव के कारण किस तरह से 6 महीने की रोशनी उत्तरी ध्रुव में होती है और 6 महीने की रोशनी दक्षिणी ध्रुव में होती है। अब आप देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ये रोशनी, यही टॉर्च की रोशनी अगर सीधे पृथ्वी होती तो कहां पड़ती? इसका केंद्र कहां पर होता? आप ही बताइए। बिल्कुल सेंटर में होता। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेंटर में इसका केंद्र होता रोशनी का। परंतु अगर ये इस तरह से झुकी है तो जो केंद्र सेंटर पर आना था वो केंद्र अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। यहां पर देख रहे हैं आप, वो केंद्र थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जो रोशनी अगर पृथ्वी सीधा होती, आप मेरे ध्यान से देखिए, ये टॉर्च है, ये जो मार्कर टॉर्च का इस्तेमाल करा जा रहा है और पृथ्वी के तौर पर इस डस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पृथ्वी सीधे होती तो केंद्र होता सूरज की रोशनी का भूमध्य रेखा, सेंटर। लेकिन इस तरह से झुकने पर यह केंद्र बदल जाता है उत्तर की तरफ। देख रहे हैं उत्तर की तरफ, ऊपर उत्तर है। और अगर यही रोशनी जब 6 महीने बाद में देखता हूं, क्योंकि 1 साल में वापस वहीं पर आ जाएगी, तो यही केंद्र नीचे पहुंच जाता है दक्षिण की तरफ। देख रहे हैं आप, ऐसे था तो उत्तर की तरफ जो सूरज की रोशनी पड़ी, और 6 महीने बाद ये दक्षिण की तरफ पड़ी। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं उत्तरी, वो एक ऐसा दायरा जहां पर सूरज की रोशनी उत्तर की तरफ पड़ेगी। देखिए ये मैं मान लेता हूं भूमध्य रेखा। जो रोशनी यहां पड़नी थी वो यहां ना पड़ के उत्तर में पड़ती है, और वो डेट होती है मित्रों 21 जून। 21 जून को सूरज की रोशनी सीधे उत्तरी अक्षांश में पड़ जाती है। वो मैक्सिमम पॉइंट, वो अधिकतम ऊंचाई, दूरी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, उस काल्पनिक लाइन को हम कर्क रेखा बोलते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? उस काल्पनिक रेखा को जहां पर सूरज की रोशनी झुकाव के कारण मैक्सिमम पहुंच पा रही है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और वहीं दक्षिण की तरफ
जब वो उल्टा पड़ती है नीचे 6 महीने बाद, देखिए 21 जून के ठीक 6 महीने बाद 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधा पड़ेंगी। बात आ रही है आपको समझ में? 21 जून को सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर 6 महीने बाद 22 दिसंबर को दक्षिण की तरफ किरणें जाएंगी, उत्तर में पूरी ठंड पड़ेगी। 21 जून को जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो गर्मी, और जब नीचे पड़ेंगी तो पूरी ठंड रहेगी। इसका मतलब 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो मित्रों मुझे यह बताइए कि 22 दिसंबर के दिन सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे मकर रेखा पर पड़ेंगी, यहाँ पर मकर रेखा पर। आपने तो वीडियोस में देखा होगा कि दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ रहती हैं सूरज की किरणें पड़ने की वजह से। तो सूरज की जो किरणें हैं ये कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा पड़ेंगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। देखिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, इसका मतलब जब सूरज की किरणें 21 जून से पलट कर नीचे जाएंगी 22 दिसंबर को 6 महीने के लिए, तो बीच के 3 महीने में वो किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। ये बात क्लियर है कि 21 जून को जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो वहां पर दिन की अवधि लंबी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? वहां पर दिन की अवधि लंबी हो जाएगी, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन की अवधि लंबी हो जाएगी। अब जब सूरज की रोशनी 21 जून के बाद 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर पहुंचेगी तो बीच में 23 सितंबर को वो सूरज की किरण भूमध्य रेखा से गुजरेगी, यानी कि ये वो दिन है 23 सितंबर। इस डेट को सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर ही पड़ेगी सीधे। आप समझ रहे हैं? 21 जून को ऊपरी हिस्से पर, इस झुकाव पर यहाँ पर, फिर 3 महीने बाद बीचों बीच पड़ेगी, फिर 6 महीने बाद नीचे दक्षिण में 22 दिसंबर को। तो आप समझ रहे हैं भूमध्य रेखा पर कब पड़ेगी? जी हाँ, 23 सितंबर को सूरज की रोशनी सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, फिर 22 दिसंबर को सूरज की किरण मकर रेखा पर, वो झुकाव का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद एक बार फिर ऊपर उठेगी, 22 दिसंबर के बाद सूरज की रोशनी फिर से 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर जाएगी। समझ रहे हैं आप? 21 मार्च को दोबारा ऊपर को, क्योंकि 21 जून को फिर से कर्क रेखा पर आना है। पूरा एक साल में एक राउंड लगता है, आपको मालूम होगा। पृथ्वी जो है एक साल में राउंड लगाती है। ये झुकाव जिसके हम बात कर रहे थे, 21 जून, 23 सितंबर बीचों बीच, 22 दिसंबर नीचे, और फिर 21 मार्च फिर बीच में, फिर 21 जून, फिर आगे। तो भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें 2 दिन को पड़ती हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस तिथि को दिन रात उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा उसका 23 सितंबर और 21 मार्च। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि 23 सितंबर के बाद सूरज की किरणें नीचे जाएंगी 22 दिसंबर तक। ये देख रहे हैं आप, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूरज की किरणें की वजह से दक्षिणी ध्रुव में रोशनी रहेगी। आप देख रहे हैं 23 सितंबर से 22 दिसंबर दक्षिण की तरफ जाएगी, फिर दक्षिण से भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को आएगी किरणें, यानी कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में रोशनी रहेगी। समझ गए हैं आप? दक्षिणी ध्रुव में कब रोशनी रहेगी? 23 सितंबर से 21 मार्च तक। 21 मार्च से किरणें ऊपर की ओर पड़ेंगी जब, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब वापस आएंगी, ऐसे रिटर्न होगी, 23 सितंबर तक जो किरण रोशनी रहेगी वो रहेगी उत्तरी ध्रुव में। आप ध्यान से सुनिए, उत्तरी ध्रुव में रोशनी कब रहेगी? 21 मार्च से 23 सितंबर तक, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में। तो ये कॉन्सेप्ट तो था पृथ्वी की गोलीय अवस्था का। ठीक, मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं, आपको उसका उत्तर देना है। कमेंट में जरूर उत्तर दीजिए, और ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको भले आप लाइक ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं बेसिक है, इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल यह है, निम्न में से किस शहर में सूरज की किरणें कभी सीधा नहीं पड़ेगी? निम्न में से किस शहर में सूरज की किरणें कभी सीधा नहीं पड़ेगी? ऑप्शन है ए बीजिंग, बी दिल्ली, ए बीजिंग, बी बेंगलुरु, सी जकार्ता और डी मद्रास। 4 ऑप्शन है किस शहर में सूरज की किरणें सीधा नहीं पड़ेंगी। ए बीजिंग, बी दिल्ली, बेंगलुरु, बी बेंगलुरु, डी सी जकार्ता और डी मद्रास। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक बात और मैं बता दूं कि जो
पृथ्वी जो राउंड लगाती है जिस ऑर्बिट पे, वो कभी गोल पूरा नहीं होता, वो एक इलेप्टिकल पाथ होता है परवलय का, जिसमें एक ऐसी दूरी आती है जो नजदीक, जब सूरज की पृथ्वी नजदीक होती है। औसतन पृथ्वी से चंद्रमा सूरज की दूरी 14.98 करोड़ है, परंतु जब नजदीक होती है तो 14.7 कुछ हो जाती है करोड़, और जब दूर होती है इसके ठीक अपोजिट तो 15.2 करोड़, औसत 14.98। तो जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है उसको बोला जाता है, एक मिनट, हाँ, जब सबसे नजदीक होती है तो उसको बोला जाता है, थोड़ा सा एक इसमें जरा नजदीक दूरी का होगा, दूरी का बदल देता हूं उसको, 15.2 करोड़, ये नजदीक का है। जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है, ध्यान से सुनना बातों को, जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है तो उसको बोला जाता है उपसौर। उप मतलब छोटी, सौर मतलब दूरी, उपसौर। उप मतलब छोटी, सौर मतलब दूरी। तो देखिए, जब पृथ्वी सूरज के नजदीक होगी यानी कि 14 करोड़ 70 लाख की दूरी पर, तब होगा उपसौर। जब 15 करोड़ 20 लाख की दूरी पर होगी तब होगा अपसौर। ध्यान से सुनिए, जब छोटी दूरी होगी तो उपसौर, लंबी दूरी होगी तो अपसौर। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि 3 जनवरी को होता है हमारा उपसौर। ध्यान से सुनिए बातों को, 3 जनवरी को होता है उपसौर। 3 जनवरी को जब उपसौर होगा तो बताइए पृथ्वी के नजदीक होगी, बिल्कुल ठीक बात, उपसौर पर नजदीक होगी। जब पृथ्वी के नजदीक होगी, सूरज के नजदीक होगी पृथ्वी, तो बताइए नजदीक होने पर तो गर्मी होनी चाहिए, यहां पर ठंड होती है। अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि भले ही नजदीक हो लेकिन झुकाव दूर हो जाता है कर्क रेखा पर। उस समय पर बेशक गर्मी पड़ती होगी मकर रेखा पर। तो इसका झुकाव से कोई मतलब नहीं है, ये मात्र एक दूरी है, इसको आप रट भी सकते हैं। अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जनवरी को। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गति की। चलिए, ये तो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। मैं आपके सामने एक मैप बनाता हूं और आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें बताता हूं। आखिर कैसे पता चला होगा कि पृथ्वी गोल है? बताइए, पुराने जमाने में आप किसी ठोस गोले के अगर त्रिज्या को निकालें तो गोले के अंदर नहीं जा सकते आप। अगर आप पृथ्वी में 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, 32 मीटर नीचे जाते हैं, इसका मतलब अगर आप 1 किलोमीटर नीचे चले गए तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तकरीबन बढ़ेगा, और 10 किलोमीटर नीचे गए तो 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब असंभव। पृथ्वी की त्रिज्या निकालना तो बिल्कुल मुश्किल काम है भाई। गोला है, गोले के अंदर जाने का मतलब क्या है? गोले के अंदर आप धरती में छेद करके ही तो जाएंगे भाई। गोल आकार है, ये गोल पृथ्वी है, आप इसके अंदर कैसे जा सकते हैं? इसकी त्रिज्या निकालने छेद करेंगे, गोल है तो ठीक। ये चूड़ी वाला गोला नहीं है, बॉल वाला गोला है। बॉल में अगर आप छेद करेंगे तो अंदर ही जाएंगे ना, कैसे निकालेंगे फिर जब इतनी असंभव है? आप 10 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकते, और त्रिज्या तो करीब आपको ही मालूम है 6400 किलोमीटर है। बेशक सवाल तो बहुत पेचीदा है। आप परिधि के सापेक्ष गोल गोल घूम लीजिए ना, अगर आपको पता है लगभग गोलाकार है तो। अगर इसके आप गोलाकार आकृति की, ये सपोज करिए गोल है, ये गोल है, आप इसकी परिधि जो है त्रिज्या के सापेक्ष गोल गोल घूम लीजिए। गोल गोल घूमने पर आपकी आती है परिधि। परिधि मतलब ये कि आप अंदर जाकर के तो रेडियस नहीं निकाल सकते, लेकिन गोल गोल घूमने का परिधि तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप गोल गोल घूमते हैं तो परिधि तकरीबन 40,096 किलोमीटर आती है। परिधि, समझ रहे हैं? परिधि, और परिधि से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए, परिधि बराबर होता है 2πr। यहां से r आप निकाल सकते हैं अपॉन 2π, जो आता है तकरीबन 6400 किलोमीटर। इसका मतलब पृथ्वी की परिधि क्या हुई? 6400 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? पृथ्वी की परिधि कितनी हुई? 6400 किलोमीटर। एक और तर्क मैं रखूं आपके सामने। अगर आप एक बॉल लीजिए, बॉल, अगर आप बॉल में इधर से छेद करेंगे तो आप उधर से बाहर निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट है? क्लियर बात है? अगर आप किसी बॉल में छेद करते हैं इधर से तो आप उधर से निकल जाते हैं, बिल्कुल सिंपल बात। अगर आप पृथ्वी पर, आप जहां पर आप खड़े हैं वहां पर 1,28,000 किलोमीटर का छेद करिए, आप होंडुरास पहुंच जाएंगे।
अमेरिका पहुंच जाएंगे। आपने तो सुना है ना, जब भारत में दिन होता है, यानी कि जब ये हिस्सा सामने होता है, जब भारत के सामने सूरज होता है तो पीछे ठीक पीछे अमेरिका है, वहाँ पर अंधेरा होता है। गोल घूमने का कॉन्सेप्ट है ना, तो जब यहाँ पर रोशनी होती है तो पीछे अंधेरा होता है, पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ से छेद करूँ तो क्या क्रॉस करके अमेरिका पहुँच जाऊँगा? वैसे तो असंभव है। आपने रामायण में सुना होगा कि एक जगह है होंडुरास, होंडुरास पर बहुत बड़ी बानर की बहुत बड़ी आकृतियाँ मिली जो हनुमान जी के प्रतीक माने जाते हैं। वहाँ पर ऐसा माना गया कि उसको पाताल लोक माना गया कि यहाँ पर कभी हनुमान जी आए थे होंडुरास में। और जब मैं एक ग्लोब लेता हूँ, ग्लोब में जब श्रीलंका तमिलनाडु से छेद करता हूँ और जब मैं देखता हूँ क्रॉस करके, तो मैं कहाँ निकला? होंडुरास। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो 10 किलोमीटर नीचे जाते ही 300 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। मगर उस काल में हो सकता है हनुमान जी गए थे और उतनी गर्मी थी, अंदर गर्मी भी दिखाई है ना मूवी, उसमें आपने देखा रामायण में, और वो होंडुरास चले गए। वही कॉन्सेप्ट, बॉल में इधर से छेद करेंगे तो उधर से निकलेंगे। अब शायद आप समझ गए होंगे त्रिज्या, और 1,28,000 किलोमीटर क्यों कहा मैंने? भाई त्रिज्या का डबल व्यास क्रॉस करना पड़ेगा ना आपको। त्रिज्या तो सेंटर में है, सेंटर से और दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो 6400 और 6400 1,28,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि हमने आर कैसे निकाली। क्लियर? चलिए, गोल है तो फिर हम जरा कुछ मानक समय की बात भी कर लेते हैं। आज बड़ा मैसेज आ रहे हैं, जल्द से जल्द आप बने रहिए, आपके बड़े काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िए मत, बहुत ज़्यादा आपके काम की ये वीडियो है। ये यूरोप महाद्वीप है, सऊदी अरेबिया, पता नहीं मुझे आपको ये नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सब आ जाए ताकि। यह है ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख जल्दी भी मैंने पूरा वर्ल्ड मैप बना लिया है, आशा करता हूँ आप इसको पूरा देख पा रहे होंगे। मैं ज़रा इसको इस पोजीशन पर ठीक कर देता हूँ। तो ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है। सपोज करिए, देखिए सूरज, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसका मतलब सूरज की पहली किरण पूरब से ही आएगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है, गोलाकार घूम रही है, कभी ये हिस्सा सूरज के सामने आएगा, कभी ये हिस्सा सामने आएगा। मैं बता दूं आपको, क्योंकि गोलाकार होती है, क्योंकि यही हिस्सा जो रशिया का है, रशिया का ये साइबेरिया का हिस्सा इधर कनाडा में मिलता है, इधर पश्चिम में, सेम कनाडा का हिस्सा इधर मिलेगा। ध्यान से देखिए आप, यही गोल गोल घूम के यहीं पर आ जाता है, आप इसको गोल लीजिए। सपोज करिए सूरज की पहली किरण यहाँ पर पहुंची, गोल होने की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है। अगर पृथ्वी सूरज की पहली किरण यहाँ पर पहुंची तो 24 घंटे बाद अगली किरण यहाँ पर पहुंचेगी। यह आप जानते हैं, 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट के बाद। देखता हूं मैं स्क्रीन पर, आपको नजर आ रहा है सब ठीक? 1440 मिनट के बाद यही किरण पहुंचेगी। सपोज करिए कि अब यहां पर सुबह के 5 बजे हैं, तो देखिए अब आप उसको बांटिए, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे काट दीजिए, और 24 घंटे के बाद फिर यहीं पर किरण आएगी। अगर जापान ने अपनी घड़ी में, यहाँ पर ये जापान है, यहाँ पर जो भी जगह है उसने सुबह अपनी घड़ी में 5 बजा है। सोचिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर सूरज की पहली किरण पहुंची, तब वहां पर अंधेरा था, यहाँ पर अंधेरा था, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, गोल आकृति में। यहाँ पर पहली किरण पहुंची, मेरे पास ग्लोब नहीं है वरना आपको और अच्छे से बता देता मैं। यहाँ पर पहुंची, 2 घंटे बाद ये अपनी घड़ी में 5 बजाएंगे, क्योंकि सूरज की पहली किरण यहाँ पहुंच जाएगी। अब उस स्थिति में देखिए, जब यहाँ पर 5 बजेंगे तो यहाँ पर कितना बज चुका होगा 2 घंटे बाद? 7। फिर 2 घंटे बाद ये, इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको हर जगह का समय पता चल जाएगा। अब ये महान काम करने वाले साइंटिस्ट थे ग्रीनविच। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास एक जगह है, ग्रीनविच उन्हीं के नाम पर पड़ी है, यह है ग्रीनविच लाइन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश को एक स्टैंडर्ड माना 0 डिग्री, और यहां से 180 लाइनें पूरब की तरफ और 180 लाइनें पश्चिम की तरफ। 180 लाइनें ये पूरब की तरफ और ये 180 लाइनें पश्चिम की तरफ बनाई। देख रहे हैं, ये मानक समय निकालने की हम बात कर रहे हैं, कैसे आप समय निकालेंगे। देखिए अब टोटल रेखाएं कितनी हुई?
360। 1440 मिनट के बाद सूरज की किरण को यहीं पर पहुंचना था। कितने मिनट के बाद? 1440 मिनट के बाद। तो 1440 मिनट को डिवाइड किया गया 360 रेखाओं से, ताकि हम सूरज की किरण को एक रेखा से दूसरी रेखा में पहुंचने में कितना समय लग रहा है वो निकाल रहे हैं। 1440 मिनट को 360 से डिवाइड किया तो आया 4 मिनट। इसका मतलब सूरज की किरण को एक रेखा से दूसरी रेखा पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लग रहा था। इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या है 360, जीरो वाली मिला लो तो 361। तो 4 मिनट का समय एक रेखा से दूसरी रेखा पर पहुंचने में लग रहा था। तो अब जो भी देश होगा वो रेखाएं अपने काउंट करेगा और उस हिसाब से अपना समय निकाल लेगा। सब चलिए हम भारत का समय निकाल कर आपको दिखाते हैं। भारत इन्हीं पूर्वी रेखाओं में, भारत का विस्तार पूरब में है। देखिए आप, ग्रीनविच ये है लंदन। तो भारत आ रहा था 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से इन लाइनों के बीच में, 97.25 डिग्री के लाइन के बीच में। भारत का विस्तार भी आप पढ़ेंगे, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत 97 डिग्री पश्चिम पूरब की ओर है। 97.25 पूर्वी देशांतर की तरफ भारत की स्थिति है। दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में लगभग 29 है, आप 30 मान के चलिए एक बार, 30 डिग्री रेखाओं का अंतर है। 30। अब सूरज की किरण को एक रेखा से दूसरी रेखा में पहुंचने में कितना समय लग रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा, फास्ट तो नहीं हो रहा, आराम से सोचिए क्या किया मैंने। पूरे 1440 मिनट को 360 लाइनों में विभाजित किया, क्योंकि 1440 मिनट में पूरा राउंड लगना था, मुझे हर जगह का समय निकालना था। तो 30 का जो अंतर है, 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। यानी कि जो सूरज की किरण अरुणाचल में पड़ी है उसको गुजरात पहुंचने में 30 डिग्री यानी 4 120 मिनट, 2 घंटे लगेंगे। यानी कि सूरज की किरण जो अरुणाचल में पहुंची है उसको गुजरात पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। अगर भारत अरुणाचल के हिसाब से समय लेता है तो गुजरात 2 घंटा पीछे, और अगर गुजरात के हिसाब से भारत समय लेता है तो अरुणाचल 2 घंटा आगे, सूरज पहले पड़ चुका है वहां पर। बड़ी समस्या। अब क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में काम करते हैं, इन दोनों के बीच का लेते हैं पॉइंट, ताकि इधर का 1 घंटा भी हो जाए, इधर का 1 घंटा भी हो जाए। तो 68 + 97/2 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से अपना मानक समय लीजिए। यहां पर 82.5 डिग्री पर जो जगह पड़ती है वो पड़ती है नैनी, मिर्जापुर के पास नैनी। भारत ने अपना मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया है, जिसकी स्थिति है नैनी में। समझ रहे हैं आप? नैनी से भारत ने अपना समय लिया। अब हम देखते हैं जो लंदन से हम कितना आगे हो गए हैं। लंदन 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच लाइन को 0 डिग्री लाइन में बोला जाता है, 82.5 डिग्री। यानी कि लंदन में जो किरण पहुंचेगी वो बाद में पहुंचेगी, हम पूरब में हैं। तो 82.5 गुणा 4, कितने मिनट पहले सूरज की किरण यहाँ पर पहुंचेगी हम काउंट करते हैं, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 गुणा 4 निकल कर आया 330 मिनट। 330 मिनट का आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? 5.5 घंटे। यानी कि सूरज की किरण को वहां पहुंचने में 5.5 घंटे लगेंगे नैनी के मुकाबले, और नैनी पूरे भारत का समय है। तो अब आपने जब कभी क्रिकेट देखा होगा भारत और इंग्लैंड का, जो लंदन में खेला जाता है, वो भारत में 3:30 बजे शुरू होता है, क्योंकि तब वहां पर 10 बज रहे होते हैं, और यहाँ 10 5.5 घंटे पहले बज चुके होते हैं, इसलिए हम आगे निकल जाते हैं। इसलिए हमारा समय हो जाता है 3:30 बजे का। अब आपको समझ में आ रहा है? जब यहाँ 3:30 बजे होते हैं तब वहाँ 10 बजे होते हैं, क्योंकि जो सूरज की किरण यहाँ पर पड़ी है वो तब गोल आकर के होने की वजह से पीछे होता है, फिर गोल घूम के पृथ्वी ऐसे आगे आती है, तो लंदन के सामने वो 10 बजे का समय आता है। तब तक यहाँ पर 12:30 बज चुके होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अक्सर उदाहरण आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप सोचिए ये भारत है, नीला कर देता हूँ, ये इंग्लैंड है, ये रोशनी पड़ी। देखिए सुबह का 5 बजा है, सुबह का 5 बजा है। ये देखिए दूर से सूरज आता दिख रहा है मुझे, ये सूरज है मार्कर, और वहाँ जहाँ निशान लगा है वो मैं भारत है। देखिए दूर से सूरज दिख रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे ठीक एग्जैक्ट पोजीशन
सामने आ चुका है ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब इंग्लैंड का वो हिस्सा सामने आ रहा है, ये हिस्सा अब सामने आ रहा है। देखिए ये भारत, यहाँ पर देखिए 10 बज चुके हैं, तब वहाँ पर सुबह भी नहीं हुई, तब अंधेरा हो रहा है। ये सूरज, देखिए ये सूरज है, ये भारत। देखिए अब 10 बज चुके हैं, 11 12 1 2 3, अब यहाँ पर वो टाइम आ रहा है। देखिए बाद में आ रहा है ना, तो यही कॉन्सेप्ट था कि गोल होने की वजह से ये हिस्सा बाद में आएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत ग्रीनविच लंदन के हिसाब से 5.5 घंटा आगे है। एक सवाल मैं और आपको दे रहा हूँ, आज आपके पास अच्छा समय भी होगा, समझ में आ रहा होगा तो सवाल का उत्तर देना। किसी देश की स्थिति 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ध्यान से सुनिए, किसी देश की स्थिति 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो वहां पर कितने बजे हैं? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वहां पर कितने बजे हैं, ये आपके लिए एक सवाल में छोड़ रहा हूं, बिल्कुल उत्तर दीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बदले में इस उत्तर को आप जरूर दीजिए, और पर्सनल मत दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, समझ रहे हैं आप? जो मेहनत आपके लिए की है उसका थोड़ा परिणाम भी मिलना चाहिए। वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए, वैसे हमने आपको बताया था, जब हमने न्यूजीलैंड पढ़ाया था, सबसे पहले न्यू ईयर यहाँ मनाया जाता है ऑकलैंड में। अब आप देख रहे हैं इसकी स्थिति, सूरज की किरण यहाँ पहले पड़ेगी ना, ये जापान है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। देखिए आप जापान में पहले किरण पड़ रही होगी, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के इस कोने में पड़ जाती है, ऑकलैंड में। ठीक, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट इसमें बचा है जो मैं आपको बता दूं, बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए हमने यहां से माना था, यहां से हमने माना था जो 180 डिग्री पूर्वी लाइन है, सबसे ऊपर अपने कॉलेज से ही रोशनी आ रही थी, 180 डिग्री पूर्वी लाइन। देखिए यहां से हमने शुरुआत मानी थी समय की, यहां से शुरू हुआ, अगले 1 डिग्री पर गया, सॉरी 179 पर गया, 178 पर गया, मतलब एग्जैक्ट यहां से सूरज की रोशनी आई। तो देखिए 2 घंटे बाद यहाँ पहुंची वो किरण, 4 घंटे बाद वो यहाँ पर पहुंची, 4 घंटे बाद यहाँ पहुंची, 4 घंटे बाद यहाँ पर पहुंची, कुल मिलाकर के 24 घंटे लगे उसे दोबारा यहाँ पहुंचने में। तो 24 घंटे बाद वो यहाँ पहुंची होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आज तारीख है, सपोज करिए आज कितनी तारीख है, आज 27 अप्रैल है। आज 27 अप्रैल को सूरज की किरणें 12 बजे यहाँ पर पहुंची। 27 अप्रैल को 2 घंटे बाद यहाँ 27 अप्रैल हुआ, 4 घंटे बाद यहाँ हुआ, 8 घंटे बाद यहाँ पर हुआ, 10 घंटे बाद यहाँ पर हुआ, 12 घंटे बाद यहाँ पर हुआ, और 23 घंटे 59 मिनट के बाद 27 अप्रैल यहाँ पर हुआ। अब देखिए किरणें तो दोनों जगह एक जैसी पड़ रही होंगी ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो सूरज की किरण पड़ी आपको किसकी पड़ेगी, 28 की। समझ रहे हैं आप? 27 अप्रैल की रोशनी हुई, 24 घंटे बाद 27 अप्रैल घूमकर यहां पर आया, पर तब तक यहां पर 28 अप्रैल हो गया, यानी कि 180 डिग्री लाइन के इधर। तो इस 180 डिग्री पूर्वी डिग्री लाइन को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। तिथि तो बदल रही है ना यहाँ पर, ये 27 की सुबह है या 28 की सुबह है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर गए तो 1 दिन घट गया, पश्चिम से पूरब की तरफ गए तो 1 दिन घट गया, और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ गए तो 1 दिन बढ़ गया। देखिए आप, पश्चिम में 28 तारीख है, पूरब में 27 है। देखिए आप, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में हम पश्चिम से पूरब की ओर गए तो 1 दिन घट गया, और पूरब से पश्चिम की तरफ गए तो 1 दिन बढ़ गया। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना आप समझ गए होंगे। काफी मेहनत लगती है इन चीजों को समझाने के लिए, तो एक बार आप इसको शेयर तो जरूर कर दीजिए, सबको हेल्प मिलेगी इससे। देखिए गोल है कोई चीज, पृथ्वी को ले लीजिए आप, देखिए जो त्रिज्या है 40,096, पूरे गोल गोल, ये हर जगह पर एक जैसी तो नहीं रहेगी, ऊपर कम हो जाएगी, ऊपर और कम हो जाएगी, इस तरह से गोल गोल। अगर आप गोल गोल घूमेंगे, ऊपर घूमेंगे तो और कम हो जाएगा ना, ऊपर तो जीवाखंड बनेंगे, ठीक, नीचे भी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो त्रिज्या होगी, वो जो मैक्सिमम व्यास होता है वही त्रिज्या होती है, मतलब मैक्सिमम परिधि यहाँ पर निकल कर आएगी। 40,096 को अगर मैंने 360 लाइनों में काटा था
पहले मैंने समय पर डिवाइड किया, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी की। तो डिस्टेंस तो पूरी परिधि के सापेक्ष नापेंगे। 40,96 का राउंड लग रहा है, 360 लाइनों में डिवाइड किया है पूरी परिधि को, तो देखिए निकल कर आ रहा है डिवाइड करके 111 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। परंतु ये भूमध्य रेखा पर है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए लाइनें तो ऐसे बनी है ना, ऐसे तो बनी है, तो जो मैक्सिमम है ये 111 किलोमीटर यहां पर आएगा। भाई पूरी परिधि को ही तो 40,96 किलोमीटर को आप काट रहे हैं 360 लाइनों में, तो दो लाइनों के बीच की दूरी क्या आएगी भाई? 40,96 है परिधि, ऊपर कम हो जाएगी। देखिए ये है परिधि को, देखिए आप 40,96, इसको मैंने खोल दिया है, पूरा गोल गोल घूम के मान लीजिए आप, ऊपर थोड़ी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, और जब आप इसका ऐसे डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम दूरी कहां पर आएगी? भूमध्य रेखा पर। तो जो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है। कितना? 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगर आप ऊपर या नीचे जाएंगे तो ये दूरी घटती जाएगी, ये दूरी घटती जाएगी, और जहां से ओरिजिन है इनका ध्रुवों पर आकर ये जीरो हो जाएगी, ध्रुवों पर आकर ये जीरो हो जाएगी। इसीलिए अलग अलग जगहों पर देशांतरीय रेखाओं की दूरी अलग अलग होती है, इसलिए इनको गोरे नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे। अच्छा, 111 किलोमीटर की दूरी है, 4 मिनट में सूरज की किरणें उसको क्रॉस करती हैं, तो पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से ही हो रहा होगा, घूमने की रफ्तार से 111 किलोमीटर 4 मिनट में। तो पृथ्वी के परिभ्रमण में कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 3 31, 4 27, 28.75 किलोमीटर प्रति मिनट। भाई 1404 मिनट है ना, मतलब पृथ्वी का परिभ्रमण वेग निकल गया इससे, लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, टोटल परिधि थी 40,96 किलोमीटर, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितने मिनट में घूम रहा है? 1440 मिनट में राउंड लग रहा है। बात वही है, मैंने इसको भी 360 से डिवाइड करके 111 लिख दिया, इसको भी 360 से डिवाइड करके 4 लिख दिया। चीज तो वही आती थी ना। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण वेग है वो निकल गया है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। समझ में आया आपको? तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपसे आशा करते हैं कि आप इसको शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में जो सवाल दिए उनके उत्तर भी दीजिए। धन्यवाद मित्रों।